अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद डॉक्टर नाज़नीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चूँकि हमारे पॉडकास्ट का मौजू हेल्थ, साइंस या डिफरेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को डिस्कस करना होता है, इसी तरह का एक बहुत अहम मौजू जो इस वक्त दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रहा है, दैट इज़ ओबेसिटी यानी मोटापा। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में हाईएस्ट परसेंटेज है ओबेस लोगों की, और नंबर 2 पे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स आता है। तो रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा है। क्या फैक्टर्स हैं, क्या मामलात हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या मेटाबॉलिज्म हमारा इसमें अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर तबस्सुम ज़हरा को। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपनी जॉब में से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाई। अपनी गेस्ट का हम तारुफ कराते चलते हैं। तबस्सुम ज़हरा ने MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस किया था। शी इज़ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन फ्रॉम पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स सोसाइटी। पास्ट में शी हैज़ बीन वर्किंग विद बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी और करंटली शी इज़ एसोसिएटेड विद SIUT। बहुत शुक्रिया तबस्सुम, वंस अगेन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तबस्सुम, हमारी कोशिश ये होगी उन मिथ्स या उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जाए जो यूजुअली वेट कंट्रोल में या ओबेसिटी की वजह बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तबस्सुम ये बताइएगा, क्या ओबीस होना और एक्स्ट्रा वेट होना क्या एक ही चीज़ है? लोग इसको एक ही समझते हैं। असल में ओबेसिटी की बेसिकली जो डेफिनेशन है ना, वो ये कहती है कि ओबेसिटी इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इजाफी चर्बी का जमा होना वो ओबेसिटी कहलाती है। ठीक है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें ओबेसिटी की, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ओबेसिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, पेयर शेप या फिर एप्पल शेप। हमारे यहाँ अगर आप देखें आम लोगों में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है वो जो आपका लोअर पार्ट होता है वो ज़्यादा हैवी होता है। कुछ लोगों का जो है वो आपका सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी एब्डोमेन जो है वो ज़्यादा हमें लगता है कि यहाँ मोटापा जो है वो एप्पल शेप। ठीक है, जो एप्पल शेप ओबेसिटी है उसमें बेसिकली जो है वो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मुराद ये है कि आप एट रिस्क हैं मल्टीपल डिजीजेस के। अगर आप ओबेसिटी और ओवरवेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक क्राइटेरिया है ये जज करने का कि आप आया अपने कद के हिसाब से नॉर्मल वेट पे हैं या नहीं हैं, उसको जज करने के लिए BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स एक टूल है जो आपको ये बताता है कि आपका कद के हिसाब से आपका वज़न कितना है। इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, एशियंस में अलग हैं, अमेरिकन में अलग हैं। अगर एशियन ज्योग्राफिकली डिफरेंट होता है इसके, क्योंकि जो है वो जो अमेरिकन हैं उनका बॉडी साइज, फ्रेम साइज अलग है, तो इसलिए उनका जो है वो कट ऑफ्स अलग है। इसीलिए एशियंस के जो कट ऑफ्स हैं उसके हिसाब से अगर 18.5 से कम आपका BMI लाइक करता है, इसका मतलब आप अंडरवेट है। 18.5 से लेकर 22.9 तक आ रहा है तो इसका मतलब आप नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर आ रहा है 23 से लेकर 24.9 तक तो वो ओवरवेट है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद 13 बेंचमार्क नहीं है? नहीं, वो फिर अमेरिकन के लिए ओके। और 25 से लेकर 22.9 वाला जो ये वाला क्राइटेरिया है ये ओबेसिटी में आता है। ओबेसिटी की भी 2 क्लासिफिकेशन है, क्लास 1 और क्लास 2। और फिर जो अबव 30 है वो फॉर एशियंस के लिए जो है वो ओबेसिटी क्लास 2 कहलाती है। तो फिर जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि आपका वज़न इस क्राइटेरिया के हिसाब से, चाहे आप ओवरवेट पे लाई कर रहे हैं या ओबेसिटी पे लाई कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है। जो आजकल नई रिसर्च ये कहती है कि आप किसी को अगर जज कर रहे हैं तो बेहतर है कि उसका जो है वो वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करें। यानी इसका मतलब है तबस्सुम, खाली वज़न ज़्यादा होना, एक शख्स कहता है कि मेरा 90 kg है, ठीक है, और वो 5 फुट 11 इंच है, ठीक है, तो उसको हम हाइट विद रिस्पेक्ट टू वेट देखेंगे पहली बात। तो खाली वज़न को हम मेजर रख के नहीं कह सकते कि ये शख्स ओबेस है, मोटा है, नहीं है। मेरी अगर हाइट छोटी है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरा वज़न होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा वज़न, मेरी हाइट 5 फीट ज़्यादा है और वज़न मेरा 60 kg है, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा है। अगर आपकी 5'4" हाइट है और आपका 60 kg है तो वो इसके साथ से सही होगा। जो आपकी वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो इसलिए अब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट ओवरऑल देखने में नहीं लग रहा होता कि आपको मोटा है, लेकिन जो है वो सिर्फ पेट उसका बाहर निकला होता है, जो हम आम जबान में कहते हैं कि जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज़ है। इसलिए जो है वो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आजकल बहुत ज़्यादा खासतौर पर लड़कियों के साथ ये मसला होता है कि मोटापे की तरफ लोग जा रहे हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियों, लेकिन लड़कियों में बड़ा ये कॉमन मसला है। तो जो भी फैक्टर्स है, ज़ाहिर बात है आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, तो अब वो चाहे वो लाइफस्टाइल हो, देर से सोना हो, फास्ट फूड की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है आजकल,
क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में कर सकते हैं? एक तो जेनेटिक्स, हेरिडिटरी कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं, ये भी आप कंफर्म कीजिएगा। दूसरा हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो दोनों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। अब जो नई रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि जेनेटिक्स का बहुत रोल है आपके जो है वो ओबेसिटी में। अच्छा। जो जीन्स, इसमें कुछ स्टडीज़ हुई थी और जो उनका जो रिजल्ट था या जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये था कि जो लोग ओबेस होते हैं उनके जीन्स में, और जो लीन लोग होते हैं यानी कमज़ोर लोग होते हैं, नॉर्मल BMI के साथ होते हैं, उनके जीन्स में बहुत डिफरेंस आया। तो जेनेटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये देखते हैं कि जिसके फॉर एग्जांपल वालिद साहब मोटे थे तो औलाद में से कोई ना कोई ऑप्शन होता है, चांसेस के कि वो टेंडेंसी होती है कि आप जो है वो अभी नहीं तो लेटर ऑन जो है वो मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक तो जीन्स का फैक्टर हो गया। दूसरा हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल जो ख़राब चल रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पहले जो है वो रूटीन ये होता था कि आप सुबह उठते थे, वो जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली बात थी ना कि पहले सुबह देर जल्दी सोएं या जल्दी उठें। अब हमारे पास जो एक रिवाज है वो बिल्कुल खराब हो गया है। देर से सोना है, देर से उठना है। दूसरा मसला जो ये है कि डाइन आउट का रिवाज बहुत बढ़ गया है। पहले जब होता था कि कोई दावत हुई तो उसमें आपको मिलता था कि बिरयानी या कोरमा बनेगा, आज दावत है घर में। अब तो जो है वो वीकली बेसिस पे डाइन आउट होता है, और अगर कोई चीज़ पसंद ना आए घर में, बच्चों की पसंद की ना हो, तो बाहर से मंगवा लिया। तो बच्चों में, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ओबेसिटी के जो चांसेस बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि जो है वो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डाइट जो हम अपने घरों में ले रहे होते हैं कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ओबेसिटी की तरफ, कि जो खाया जा रहा है घरों के अंदर, कितना रोल है डाइट का? डाइट का बहुत अहम रोल है ओबेसिटी में। मज़ा उसकी ये है कि हम जो कुछ खा रहे हैं ना उसको इस्तेमाल नहीं करते। पहले लोग खालिस ग़िज़ाएं खाते थे तो उनको इस्तेमाल करते थे, पैदल चलने को तरजीह देते थे, घर में मसाले पिसते थे, जो जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकती थी ख़वातीन घर में खुद काम करती थी, और खाने भी सादे होते थे। अब हमारे पास जो मसला आ रहा है वो ये कि खाने हमारे डे बाय डे लेविश होते जा रहे हैं, और उसको हम एक्सपेंडिचर हमारा कोई भी नहीं है। हम घर से निकलते हैं तो प्रेफर करते हैं गाड़ी में बैठे और जहाँ जाना हो उसी गेट पर उतरेंगे, उससे पहले नहीं उतरते। पैदल चलने को हम बिल्कुल तरजीह नहीं देते, बिल्कुल गुनाह समझते। स्टेज की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल होता है। फिर ये होता है कि बच्चों के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। पहले ग्राउंड्स होते थे, पार्क्स होते थे, स्कूल्स बड़े बड़े होते थे, तो लोग उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब जो है वो उनके पास जो एक फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे चीज़ है वो टैबलेट है, वहाँ से उठते तो मोबाइल या फिर कंप्यूटर, इससे ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है। हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डॉक्टर साहबा कि भले हम डाइट अच्छी हैवी ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर उसका कंजम्पशन हो रहा है तो वो ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। देखिए, अच्छी डाइट में और जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। अच्छी डाइट से मुराद ये कि आपकी सादा डाइट हो, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, गोश्त, बिल्कुल सादा जो खाना होता है। सादे से मतलब ये नहीं कि आप उबला हुआ खाएं, लेकिन जो हम अब डाइट ले रहे हैं वक्त के साथ साथ जो जितना हमारे पास जंक का इंटेक बढ़ गया है तो वो हेल्दी ईटिंग में कहीं भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। जैसे फ्राइड है आइटम्स हैं, फिजी ड्रिंक्स का इंटेक बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ें जो है वो फिर कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी नहीं तो लेटर ऑन आपको मसला करेंगे, जमा होती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम कुछ ना मिथ्स बात करेंगे जिसकी वजह से लोग वेट लॉस की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिशंस जो है, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, सबको हम 1 by 1 देखते हैं। एक पहला मिथ ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स ही मेन वजह है वेट गेन का। इज इट ट्रू? कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन वजह नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो फिर मसला करेंगे। देखिए, अगर हम एक रोटी ले रहे हैं दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्मल जो है वो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। बैलेंस डाइट में जो है वो कंट्रीब्यूशन होती है, जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो रोटी वाली बात है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे हाँ आपकी जैसे मेल्स हैं, मिसाल मेल्स में अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उनकी आप 2 रोटी भी खा सकते हैं। फीमेल्स में रिक्वायरमेंट कम है तो वो 1 रोटी भी खाएंगी। लेकिन होता ये कि आपको ये पता हो कि मैं जो खा रहा हूँ वो कितने मिकदार में। पोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, पोर्शन कंट्रोल की बात है। अगर हम कार्ब बिल्कुल बंद कर दें तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज आपको जो एंड प्रोडक्ट है जो हर वाइटल ऑर्गन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हर चीज़ के लिए, चाहे वो मसल्स हो, सबके लिए ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्ब बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देते हैं तो फॉर अ टाइम बीइंग इनिशियली तो आपको सब कुछ सही चलता है, लेकिन बाद में फिर आप जो है वो लेथार्जिक फील करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमने चावल बिल्कुल छोड़ दिए,
मेरा वजन कम हो गया, तो इट्स नॉट अ हेल्दी चॉइस, राइट? देखिए चावल जो है वो अगर आप बांग्लादेश में बात करें तो उनका स्टेपल फूड ही चावल है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा मोटे आपको लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई ओबेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पोर्शन कंट्रोल की बात होती है कि आपको ये पता हो कि मैं जो खा रहा हूँ मैं कितनी मिकदार में खा रहा हूँ। इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कितनी मिकदार में खा रहा हूँ। रोटियां खा रहे हैं, 3 प्लेटें भर के चावल की, दैट्स रॉन्ग, राइट? ओके, दूसरा इम्पोर्टेंट मिथ ये है कि ईटिंग फैट मेक्स यू फैट। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जितना आप चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वो फिर स्टोर होता है बॉडी में, सही है, लेकिन होता असल में ये है कि खाली चिकनाई हम नहीं ले रहे होते। अब चिकनाई डिपेंड करती है कौन सी है। गुड फैट्स जो हैं, जिनको हम कहते हैं कि अच्छी चिकनाई है, जैसे कि आप नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल फाइन। जैसे आप कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कॉर्न ऑयल है या कैनोला ऑयल है। एवोकाडो हमारे पास नहीं मिलता है, लेकिन एवोकाडो भी एक अच्छा एक गुड फैट में आता है। तो अगर चिकनाई की सोर्स अच्छी है, जो रूटीन में आपके लिए ज़रूरी है, आपकी हर बंदे के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में चिकनाई का इस्तेमाल ज़रूरी है कि वो जाहिर है जितना आपके फैट सभी विटामिन हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो फैटी मीडियम होना चाहिए, लेकिन वो फिर हमारी यूजली जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जो हम अलग से ले रहे होते हैं, जैसे कि पराठा है, असली घी है, या अगर बहुत ज़्यादा रोज़ाना डाइन आउट वीकली बेसिस पे हो रहा है तो वो फैट एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो फिर वो एक्यूमुलेट होता है, फिर वो आप डंपिंग प्लेस हो जाते हैं कि हर चीज़ डंप करते रहो, तो फिर जाहिर है कि अगर आप एक चीज़ डालते रहेंगे तो फिर आप मोटे हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये वेट लॉस की तरफ जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, लंच स्किप कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या कोई और मील स्किप कर दिया, तो डू यू थिंक सो कि स्किपिंग मील्स हेल्प यू इन वेट लॉस? नो, स्किपिंग मील्स जो है वो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप ऐसी अप्रोच अपनाएं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकें। वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको जो है वो आप उसको मेंटेन कर सकें, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास जो वेट लॉस का जो रीज़न होता है ना, वो किसी की शादी हो रही है वेट लॉस कर लो, फला काम है तो वजन कम कर लिया, वो फॉर टाइमिंग होता है, उसमें आप एकदम से तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि बॉडी जिस वेट पे थी तो वो उस तरफ जाएगी, उस वक्त उस तरफ जाएगी। तो आपको ये ख्याल रखना है, सिर्फ वेट कम नहीं करना है, आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैं वेट कम करना चाह रही हूँ तो वेट कम तो करूँ, लेकिन साथ में उसको फिर मेंटेन करूँ फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब हमें मील स्किप नहीं करनी चाहिए? मील स्किपिंग जो है लंच डिनर, इज इट ओके? बिल्कुल। वेट रिडक्शन में, या हम अगर बात करें कि हम किसी को भी वेट रिडक्शन बता रहे तो हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें आप। ओके। जितना आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं उतने ही आपका बीएमआर सही रहता है। जितना आप बहुत देर फास्टिंग होगी, बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग होगी, उसके बाद जब आप चीज़ें खाएंगे, क्योंकि पता है बॉडी को ज़रूरत है, उसने सारे काम करने हैं, एग्जैक्टली उसने सारे काम करने हैं, उसको पता है इन्होंने सुबह नाश्ता किया, अब सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे, तो फिर उसको तो अपने लिए स्टोर करना है क्योंकि उसने तो अपने सारे काम करने हैं, तो वो जो है। और फिर उसका नुकसान एक ये भी होता है कि कभी कभी अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मैं सुबह नाश्ता करके घर से निकलूँ और सारा दिन कुछ ना खाऊं, तो जब वो खाना आता है ना तो वो एक पीक होती है। रिक्वायरमेंट आपकी 1 रोटी की थी, लेकिन उस वक्त भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो वो 2 रोटी भी हो जाती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हमेशा मसला करती है। डॉक्टर साहब, यानी अगर हम जैसे आपने कहा शॉर्ट मील्स हो और वक्फे से हो, तो यानी कि 5 मील्स भी ले रहे हैं, शाम की चाय के साथ थोड़ा सा कुछ ले लिया, बट इट शुड बी शॉर्ट और थोड़े इंटरवल से ले तो दैट्स फाइन, राइट? वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, होता असल में ये है कि पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट वेरी करती है। जब आपकी कैलोरीज एस्टिमेट हो जाती है कि जो इतनी रिक्वायरमेंट आपकी है, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सुबह 1 रोटी खा रही हूँ, दोपहर में मैं 1.5 रोटी खा रही हूँ और रात में मैं 1.5 रोटी खाती हूँ, तो हम कोशिश ये करते हैं, हमारी जो पहली अप्रोच है वो ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपने जो है वो अपनी हेल्दी ईटिंग करनी है। वेट कम करना एकदम से जो है वो फर्स्ट अप्रोच कभी भी नहीं होती। आप अपने खाने पीने को बेहतर करें, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में जो है वो वेट कम होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं सुबह 1 रोटी खाऊं, वो जो आधी रोटी है वो मैं इन बिटवीन स्नैक के तौर पे ले लूं या कोई फ्रूट ले लूं, फिर लंच में मैं 1 रोटी खाऊं, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग से इजाफी कुछ नहीं लेना, अपने ही मील को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 मील्स, ठीक है। डॉक्टर हम थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म की तरफ आएंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म नहीं है तो ये मसला है, तो इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ या पतला हो रहा हूँ, जो भी है। और साथ में WHO की एक रिपोर्ट है कि 1975 यानी 1975 से लेकर अब तक दुनिया भर में 3 गुना ओबेसिटी का इजाफा हो चुका है, एंड दैट इज़ अराउंड मोर देन 1.9 बिलियन एडल्ट जो क्लासिफाइड है एज ओबीस।
तो क्या मेटाबॉलिज्म पहले फास्ट था और अब कम हो गया? नहीं, पहले मेटाबॉलिज्म पहले फास्ट कम नहीं हो गया। असल में पहले के रूटीन में और हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत, हाँ एग्जैक्टली, मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करता है बिल्कुल। ज़ाहिर है आपका BMR अच्छा होगा तो आपकी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर बेहतर होंगी, लेकिन होता उसमें सिर्फ BMR इज़ नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। उसमें आपको ओवरऑल अपने आप को भी देखना है कि जो है वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। एक चीज पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। मेटाबॉलिज्म जेनेटिक होता है, मतलब ये जो इन बाय डिफॉल्ट होता है कि इंसान कुछ लोगों को होता है कि आप फैमिली में देखेंगे लोग जो है वो दुबले हैं, लीन है तो वो उनके सभी लीन है, तो ये मतलब हेरिडिटरी हो गया इसका मतलब है। तो अगर फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है तो देयर आर मोर चांसेस कि दे विल रिमेन लीन, ऐसा है? बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे आपने जो खाते रहते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता, तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, इसका मतलब है। तो इसको कुछ किया जा सकता है अकोमोडेट? उसमें ये होता है कि एक्सरसाइज है, अपना खाना पीना सही करें, कुछ चीजें जो हेल्दी ईटिंग वाली फैक्टर्स हैं, एक्टिविटी बढ़ाना, यही सब बातें होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ और है कि लोग कहते हैं कि कहा जाता है मैं वज़न कैसे कम करूं, और हेल्दी फूड्स खाने को कहा जाता है, और हेल्दी फूड्स तो वे टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हैं। तो इज़ इट ट्रू, क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं हेल्दी फूड्स में, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए लोगों को, कि जो कि महंगे भी नहीं है बट दे स्टिल दे आर वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी? असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो चीज़ें जो है वो हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि जी आप रोज़ फल खाएं या रोज़ दूध पिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर वक्त जो है वो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि आप जो है वो रूटीन में, हम डाइन आउट भी तो करते हैं, हम शॉपिंग पे भी तो जाते हैं, जब हम उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। हम जो बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए और हज़ारों रुपए एक सेकंड मतलब एक ही दफ़ा में दे के आ जाते हैं, तो उसको हम अपने ऊपर इस तरह से खर्च करें क्योंकि देखिए वेजिटेबल्स जो चीज़ें हैं ये भी हेल्दी है, ये हेल्दी है। हाँ, दालें हो गई डॉक्टर साहब, जो नट्स हैं वो हेल्दी हैं। अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक साथ ना लूँ, लेकिन कभी कोई भी चीज़ जो मेरे पास अवेलेबल हो मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह जो है वो चेंजेस थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डाइट को, या कितनी इंपॉर्टेंस खुद को दे रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ कॉन्शियस होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, दालें भी हम कह सकते हैं, सब्जियां हो गई सीजनल, जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो भी हेल्दी ऑप्शन। बैलेंस डाइट में सब चीज़ें आती हैं, आपकी दालें हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, एग है, अनाज जो भी है वो तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आटे का भी थोड़ा सा बताइएगा कि गंदम का आटा और जौ का आटा, इसमें भी एक बहस होती है कि देखिए जो आटा है वो बेसिकली हाई फाइबर होना चाहिए, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। जितना भी रिफाइंड कार्ब होता है ना जो कि मैदे का बना हुआ होता है, उसमें क्योंकि फाइबर नहीं होता, तो फाइबर ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं उनको जो है उनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं रहती। मैदे का तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, मैदे का नहीं यूज़ करना चाहिए। जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, फाइबर का बड़ा रोल है आपकी डाइट में, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जूसेस के बजाय आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रूट जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मैंने जिस शक्ल में मैंने बनाई है वो सबसे बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लास्ट, हमारा टाइम थोड़ा सा एंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये मौजू एक नशिस्त में पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ये बता दीजिए, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस का कितना ताल्लुक है ओबीस होने से, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेंटल हेल्थ और ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है तो भी जो है वो आपकी ओबेसिटी पे, अब नई जो एक टर्मिनोलॉजी आई है स्लीप साइकिल वाली बात, कि अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो रही तो आप जो है वो प्रोन टुवर्ड्स हैं ओबेसिटी के, ओवरवेट होने के। और ये हर एक के लिए अप्लाई होता है, हर बॉडी टाइप के, हर बॉडी टाइप के लिए। आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी नींद जो है वो होनी चाहिए डॉक्टर साहब, मिनिमम 8 आवर्स होनी चाहिए, जो सही नींद हो, मतलब ऐसा जिसमें आप बार बार उठे नहीं, अनइंटरप्टेड हो, आप बार बार उठे नहीं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर स्लीप क्वालिटी डिपेंड करती है। स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका वेट पुट ऑन होगा। स्लीप की जो है वो डिस्टर्बेंस के साथ है तो मसला करेगी। अगर ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 3-4 घंटे सोने को मिलता है, फिर उठ गए फिर सो रहे थोड़ी देर में, जो जितने आपकी स्लीप से रिलेटेड मसले हैं ना, स्लीप एपनिया में वेट गेन हो रहा होता है। स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जिसमें जो है वो आपको रात में लोग खराटे ले रहे होते हैं, या रात में आपके जो है वो एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो ओबेसिटी की वजह से, तो उसमें फिर बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस का क्या रोल है? स्ट्रेस का भी रोल है। स्ट्रेस में ऐसा कुछ हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं जिसमें फिर ये होता है कि मोटापे की तरफ कुछ लोगों को जो है वो कुछ हंगर हार्मोन्स होते हैं जिसमें फिर लोग जो है वो खाते हैं ज्यादा हैं। एग्जाम्स के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओवर ईटिंग बढ़ जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं खाना चाहते एग्जाम्स है, कुछ ऐसे होते हैं जो जो है वो मंचिंग करते रहो, जब तक पढ़ रहे हैं मंचिंग करते रहे। तो ये बॉडी टू वेरी करता है, लेकिन जो है वो दोनों चीज़ों का रोल है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक नशिस्त में हो नहीं पाएगा, हम आपको दोबारा जहमत देंगे एक दफ़ा फिर, और आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो हमने जो आज की नशिस्त से जो टेक अवे लिया वो ये है कि फाइटिंग ओबेसिटी इज़ नॉट अबाउट वेइंग ऑन स्केल। इससे मुराद ये है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लंबा, हेल्दियर और मोर फुलफिलिंग बना सकते हैं बाय मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।